हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो एक धमाकेदार सेशन चल रहा है, जिसके अंदर में हम लोग एनसीईआरटी आधारित सामाजिक विज्ञान को हम देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो हम लोग सेशन देख रहे हैं ना, इसमें जो हम जीके जीएस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए फ्रेंड्स कि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन से पूरे के पूरे मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखाता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन बन जाता है, क्योंकि यही से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं डेटा के आधार पर आप चैलेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जब क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आते हैं तब। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप लोगों की एक क्लास थी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 की, आज होने वाली थी, लेकिन आज बिहार के कुछ इलाकों में होली होने के कारण, होली का त्यौहार आज भी जो है मनाया जा रहा था बिहार के कुछ क्षेत्रों में, तो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर इसको कल कर दिया जाए ताकि वो लोग भी लाइव देख सके। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जस्ट 30 सेकंड्स लूंगा आप लोगों से फ्रेंड्स, और आप लोग समझ लीजिए कि कितना बढ़िया वाला आप लोगों की टेक्निक अपना रहे, आपके फायदे के लिए, आप लोगों की जो है डेवलपमेंट के लिए। ध्यान से समझना कैसे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप लोगों ने ये पूरा सेशन जो है वो लाइव देखना है। लाइव देखने के बाद में आपसे क्या होगा कि लाइव जो बच्चा पूरा लाइव देखेगा, कंप्लीट लाइव सेशन जो देखेगा, ठीक है, उससे मैं ताबड़तोड़ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के करवाऊंगा बेस्ड ऑन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो आप लोगों को दिया है उसके आधार पर ये क्वेश्चंस कौन कर पाएगा, वही बच्चा कर पाएगा जिसने पूरा लाइव अच्छे से देखा है इस सेशन को। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि सभी के सभी लोग कल ये जो सेशन मैं आपको करवाने वाला हूं, इसके ऊपर में लाइव आ जाइए। और बाकी आज का जो सेशन है आपका सीटेट के लिए भी, सीटेट के लिए और जो है बीपीएससी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड जल्दी से हमारे आज के क्वेश्चंस की तरफ में। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया हुआ, एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक से लिया गया क्वेश्चन आपका, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। आप लोग देखिए, इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अरेबिया, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फ्रेंड 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी के अंदर में। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं आप लोगों का, 7th स्टैंडर्ड के अंदर में ये दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में, और वही के पूरे पॉइंट्स वही से उठाए हुए हैं। देखिए, आपसे बोला गया है कि जो आपका इस्लाम जो था वो अरब में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। ठीक है, अरब के जो सिपाही थे उन्होंने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज जो पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान के अंदर में सिंध प्रांत आपका, ठीक है, कराची उसी के अंदर में एक शहर है, कराची हो जाए, क्वेटा हो जाए, वो सिंध में। ठीक है, तो वो आपका जो है 1300 साल पहले वहां पर में अरब के सिपाहियों ने हमला किया था और उसको जीत लिया था। अरब में रहने वाले लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। मतलब अरब के अंदर में जो इस्लाम आने के पहले जो कबीले हुआ करते थे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था बेदुइन कबीला, जो घुमक्कड़ कबीले थे। ठीक है, घुमक्कड़ लोग, घुमक्कड़ मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जो घूमते रहते थे, पैस्चुरलिस्ट, अपने जानवरों को लेकर। तो यहां पर मैं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसका आंसर जो है एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा एक मैप के थ्रू बता दूं। ये है हमारा प्यारा सा भारत। ठीक है, यहां पर मैं आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भारत है हमारा, और यहां से आप लोग आ जाइए वेस्ट साइड के अंदर में, तो यहां आपको एक अरब पेनिनसुला दिखेगा, अरब प्रायद्वीप। तो ये अरब प्रायद्वीप में यहां पर में जो है फ्रेंड्स, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई थी करीब 1400 साल पहले। कितने साल पहले? सभी लोग लिखेंगे यहां पर में, 1400 साल पहले इस्लाम इस्लाम का उद्गम हुआ था। ठीक है, मोहम्मद पैगंबर ने यहाँ पर में इस्लाम धर्म की जो शिक्षाएं थी वो प्रसारित की। ठीक है, यहाँ पर में अरब पेनिनसुला के अंदर में। फिर फ्रेंड्स करीब 100 साल के अंदर अंदर में ही इस्लाम जो है ये पूरा अरब पेनिनसुला के अंदर में फैल गया था। ठीक है, यहाँ का जो शासन थी, उसने क्या किया, आसपास के इलाकों के ऊपर में भी जो है अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश की। और इसी कड़ी में आज से करीब 1300 साल पहले, मतलब इस्लाम आने के 100 साल के बाद, ठीक है, ये यहाँ पर में सिंध प्रांत जो आज के पाकिस्तान के अंदर में पड़ता है, यहाँ पर में इन्होंने जो है कब्जा कर लिया था। अरब के सिपाहियों ने, अरब पेनिनसुला के जो सिपाही थे, उन्होंने करीब 1300 साल पहले जो है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर में हमला कर दिया था सिंध के ऊपर में, और उसको जीत लिया था। ठीक है, तो यही चीज जो थी पूरी की पूरी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस्लाम आने के पहले घुमंतु लोग, पैस्चुरलिस्ट, या फिर जो अपने घुमक्कड़ लोग होते, जो अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अरब के रेगिस्तान के अंदर में। ठीक है, बेदुइन्स कहा जाता है इनको, बेदुइन। तो बेदुइन लोग थे ये लोग, बेदुइन कबीले के लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ठीक है, ऊँटों पर आश्रित होते थे, और ऊंट जो है फ्रेंड्स आपको पता ही है कि मरुस्थल का राजा इसको कहा जाता है, मरुस्थल का घोड़ा भी इसको कहते हैं। मरुस्थल मतलब कि डेजर्ट के अंदर में जो सूखी जमीन होती है उसके ऊपर में दूर दराज तक उसको लेके जाया जा सकता है। 1400 साल पहले जो है फ्रेंड्स करीब करीब यहाँ पर में प्रॉफिट मोहम्मद ने एक नया रिलीजन इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें जो है ये कहा गया कि भाई सभी लोगों को जो है भगवान के सामने, अल्लाह के सामने जो है सभी लोग इक्वल है और सभी लोग यूनाइट है। ठीक है, अल्लाह के सामने, सुप्रीम गॉड अल्लाह। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स कुरान जो है यहाँ पर में एक सेक्रेड बुक है इस्लाम की, जिसके अंदर में इस्लाम धर्म की शिक्षाएं दी गई है। ओके,
इसके अलावा आप लोग देखिए कि अरब के जो सेलर्स थे और उसके बाद में अरब के जो सिपाही थे, उन्होंने करीब 1300 साल पहले आज के सिंध के ऊपर में कब्जा कर लिया था। सिंध आज का जो पाकिस्तान है वहां पर में कब्जा कर लिया था 1300 साल पहले। ओके, चलिए, तो ये है अरब पेनिनसुला, ये है भारत, और ये आज का जो पाकिस्तान का जो ये सिंध प्रांत है उधर में। अब आप लोग आ जाइए इस क्वेश्चन को फिर से देखिए आप सभी लोग, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग सभी लोग बताइए यहाँ पर में, और ये आपका जो है फ्रेंड सीटेट के अंदर में, DSSB के अंदर में, बीपीएससी के अंदर में कहीं पे भी पूछा जा सकता है आप लोगों का। ठीक है, जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हर कोई बच्चा, और जिन भी बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहिए, ताकि ऐसे ही आप लोगों को और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करवा दूं आप सभी लोगों को। जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, देखिए आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर्स आने स्टार्ट हो गए यहाँ पर में, ऐसे ही आप लोग आंसर्स करते रहेंगे सभी के सभी लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर में इसका जो है आंसर अरब जो है अरब में इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, उसके बाद अरब के जो सेलर्स थे, जो सोल्जर्स थे, उन्होंने करीब 1300 साल पहले सिंध पर कब्जा किया। सिंध पर किया था, ये भी याद रखना है, पंजाब पर नहीं है, सिंध पर। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। और यहाँ पर में बेदुइन नाम के जो है घुमक्कड़ लोग रहा करते थे पहले, तो ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग 12/1/2022 को एसएसटी में पूछा गया था क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी आपका। और आपको बता दूं कि ये भी क्वेश्चन आपका कहीं पे भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है, और पेरियरवार, अंडाल, ठीक है, जो आप लोगों का है ना तेवरम, तिरुवाचकम, ठीक है, दिव्य प्रबंधम, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आप लोगों के जो कि अलवार और नैनार से रिलेटेड है, वो आप लोगों के पूछे जाते हैं। बीपीएससी में भी पूछे गए हैं, सीटेट में भी पूछे गए हैं, ठीक है, DSSB में भी पूछे गए हैं, तो आगे में भी पूछे जाएंगे आप लोगों के ये क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के जो है आंसर्स यहां पर में आने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए पेरी अलवार, ठीक है, अंडाल, टोंडरी पोड्डी अलवार और नम्मलवार, ये कौन से वाले पंथ से रिलेटेड है? अलवार पंथ से रिलेटेड है, अलवार। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, अलवार। अलवार लोग कौन होते थे? ठीक है, अलवार लोग कौन होते थे? तो अलवार वो लोग होते थे फ्रेंड्स जो लोग, ठीक है, विष्णु को मानते थे, विष्णु भगवान को, विष्णु को। और वही इसका जो उल्टा है फ्रेंड्स, एक और चीज है आपका, वो भी याद रखना है आप लोगों ने, नयनार। नयनार वो लोग होते थे जो शिव भगवान को मानते थे, शिव भगवान की आराधना करते थे, शैविज्म को मानते थे ये लोग, शिव भगवान को। तो अलवार लोग विष्णु भगवान की आराधना करते थे, और नयनार लोग शिव भगवान की आराधना। तो ये पेरी अलवार, अंडाल, टोंडरी पोड्डी अलवार, नम्मलवार, ये सारे के सारे कौन है? अलवार लोग हैं। अलवार लोगों की पुस्तक का नाम है दिव्य प्रबंधम। सिंपल सी बात है, ये लोग अलवार लोग हैं, अलवार परंपरा को मानने वाले संत, और इनकी पुस्तक जो अलवार लोगों की पुस्तक है, ठीक है, जिसमें अलवार लोगों के गीतों का संकलन किया गया है, उनके जो भक्ति गीत है वो लिखे हुए हैं, तो दिव्य प्रबंधम नाम की वो पुस्तक है। आप लोग देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एनसीईआरटी आप लोगों की, देखिए एनसीईआरटी कौन से क्लास की है? 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है। उसके अंदर में है कुल मिलाकर जो है फ्रेंड्स 63 नैनार संत थे, ठीक है, और अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। चलो मेरे साथ साथ में हर कोई लिखेगा, नैनार संतों की संख्या कितनी थी, ठीक है, और अलवार लोगों की संख्या कितनी थी, सभी लोग लिखेंगे। अप्पार, संबंदार, सुंदरार, मणिक्व सागर, ये नैनार संत थे, नैनार परंपरा को मानने वाले, मतलब शिव भगवान को मानने वाले। और जो अलवार संत थे, जिसमें पेरी अलवार, ठीक है, और पेरी अलवार की बेटी अंडाल, ठीक है, टोंडरी पोड्डी अलवार, नम्मलवार, ये सब जो लोग थे ये अलवार परंपरा के थे। इनके जो गीत है अलवार लोगों के गीत, ठीक है, अलवार लोगों के जो गीत है उनका संकलन किया गया है दिव्य प्रबंधम नाम की पुस्तक में। दिव्य प्रबंधम नाम की पुस्तक के अंदर में इनका संकलन किया गया। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आप लोगों का बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। वही अगर मैं नैनार लोगों की बात करूं तो नैनार लोगों की पुस्तक का नाम है तेवरम और तिरुवाचकम। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए आप सभी लोग इसका। अभी हम लोगों ने यहाँ पर में देख लिया ये, ठीक है, पूरा का पूरा। तो नैनार लोगों की पुस्तक कौन सी और अलवार लोगों की? तो दिव्य प्रबंधम, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। दिव्य प्रबंधम ये पुस्तक है, ठीक है, अलवार लोगों की, अलवार। वही तेवरम और तिरुवाचकम, ये जो दो पुस्तकें हैं तेवरम और तिरुवाचकम, ये किसकी है? नयनार लोगों की पुस्तक है, नयनार। ये भी दो आप लोग लिख दोगे पॉइंट। दिव्य प्रबंधम अलवार संत जो है उनकी पुस्तक है,
और तीव्रम और तिरुवाचकम, ये दो जो पुस्तक है आप लोगों की, ये नयनार संतों की है। अलवार और नयनार लोगों के संतों की संख्या आप लोग जल्दी से लिखो, हर कोई बच्चा स्क्रीन पर देखेगा और जल्दी से नयनार और अलवार लोगों के संख्या जो संख्या है वो लिख देगा जल्दी जल्दी से, हर कोई बच्चा। मैं एक एक बच्चे से चाहता हूं कि वो लिख दे। अगर पेपर क्लियर करना है तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जो एक्टिविटी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने संख्या लिख दी होंगी, ठीक है, और कौन से भगवान को मानते हैं वो भी आप लोग लिख देंगे जल्दी से। नाउ नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क करेंगे, आप सभी के सभी लोग, ठीक है। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, एनसीईआरटी, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड के अंदर में से लिया गया क्वेश्चन है आपका, 8वीं कक्षा की पुस्तक में से, ठीक है। कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, वुड्स डिस्पैच। चलिए जोड़ियां मिलानी है आप लोगों ने, जल्दी जल्दी से जोड़ियां मिलाएंगे हर कोई बच्चा, ठीक है। कोशिश करो आप लोग एक एक करके, जो आपको याद आता है एटलीस्ट वो कम से कम आंसर कर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। मदरसा मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका, तो ये याद रखेंगे। मदरसा जो एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर में लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज होते हैं ना आपके, वैसे ही मदरसा होता है, अरबी भाषा का शब्द है जहां बच्चे लोग पढ़ते हैं। तो कलकत्ता मदरसा जो है फ्रेंड्स आपका 1881 के अंदर में, 1781 के अंदर में कलकत्ता में खोला गया था, ठीक है। अरबी और फारसी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, उसकी स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। हिंदू कॉलेज खोला गया था बनारस के अंदर में, बनारस में हिंदू कॉलेज आपका 1791 के अंदर में, ठीक है। संस्कृत की शिक्षा जो है उसको बढ़ावा देने के लिए आप लोगों का, ओके। तो ये आप लोग याद रखना है। वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 के अंदर में, 1781 के अंदर में कलकत्ता मदरसा खोला, ठीक है। 1791 के अंदर में जो है बनारस के अंदर में खोला गया था संस्कृत कॉलेज, ओके। तो कलकत्ता मदरसा 1781 सभी लोग लिख दीजिए, कलकत्ता मदरसा 1781 वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में, ठीक है। तो एक ही जोड़ी लगेंगी दो के साथ, एक ही जोड़ी दो के साथ में ऑप्शन नंबर बी में लगी हुई है, बाकी किसी भी जगह पे नहीं लगी है। संस्कृत कॉलेज जो बनारस में खोला गया था फ्रेंड्स, वो खोला गया था आपका, ठीक है, 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा। संस्कृत कॉलेज बनारस में या वाराणसी के अंदर में 1791 में। वुड्स डिस्पैच कब आया था आपका, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वुड्स डिस्पैच, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है, मैग्ना कार्टा 1854 के अंदर में। तो इससे भी आप एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। डी की जोड़ी 3 के साथ यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता था। कितने लोगों का सही था जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए, एटलीस्ट एक ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर दिया। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, आज जो है आप लोगों का जो अंग्रेजीकरण हो चुका है आपका, ठीक है, हम सबका, कि इंग्लिश को बढ़ावा दिया गया भारत में। इवन आज भी फ्रेंड्स हमारे जो हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, उनकी आधिकारिक जो भाषा है, ठीक है, जिरह की, वो इंग्लिश है। वैसे हिंदी में बात कर सकते हैं लेकिन कंपलसरी नहीं है कि हिंदी में ही बोला जाएगा। जो कोर्ट्स है उसकी एक्चुअल जो भाषा है वो इंग्लिश है, ठीक है। बाकी अगर कोई नहीं बोल सकता है तो कई बार हिंदी में भी बातचीत हो जाती है, इसमें वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे देश का इंग्लिशीकरण हुआ है, ठीक है, वो आपका इसी एक्ट की वजह से हुआ था, ठीक है। तो मैकॉले जो थे उन्होंने ये एक्ट को जो है प्रमोट किया था, ठीक है। तो 1835 के अंदर में, 1835 के अंदर में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था आपका, ठीक है। तो सी की जोड़ी 4 के साथ लगेंगी। अब ये जो है ना फ्रेंड्स आपका एक एक पॉइंट, मैं आपसे लास्ट में एक एक पॉइंट पूछूंगा कि कलकत्ता मदरसा कब खुला था, ठीक है, आपको बताना है 1781। मैं आपसे पूछूंगा वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, जोनाथन डंकन ने, ठीक है। आपको बताना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका जो है सीटेट में, बीपीएससी में, DSSB में कहीं पे भी आ सकता है क्वेश्चन। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, वुड्स डिस्पैच, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मदरसा जो है आपका कलकत्ता के अंदर में 1781 में खोला गया था, अरबी, फारसी और जो इस्लामिक लॉ है उसको पढ़ाने के लिए। हिंदू कॉलेज, ठीक है, बनारस में खोला गया था, जिसको संस्कृत कॉलेज के नाम से भी आप लोग जानते हो, संस्कृत कॉलेज इन बनारस, 1791 के अंदर में। जोनाथन डंकन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, जोनाथन डंकन ने, ठीक है, 1791 के अंदर में। संस्कृत कॉलेज वाराणसी में, जोनाथन डंकन ने। ये भी एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो जल्दी से सभी लोग। संस्कृत कॉलेज, बनारस का संस्कृत कॉलेज कौन से व्यक्ति ने खोला था? एक बार जल्दी जल्दी से देखिए, इतने सारे लोग देख रहे हैं, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए लिए जाए, एक एक बच्चा सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेगा। तो हिंदू लॉ और फिलोसफी को पढ़ाने के लिए वुड्स डिस्पैच कब आया था आपका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। जो चार्ल्स वुड थे उन्होंने इसको जारी किया था, ठीक है। ये कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में 1854 के अंदर में। मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इंग्लिश एजुकेशन का भारत के अंदर में इसको। और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में विलियम बेंटिक के समय में आया था, लेकिन इसको प्रमोट किसने किया था? तुम्हारे चचा का लड़का था एक, उसका नाम था
ठीक है, मैकॉले, ठीक है, मैकॉले, मैकॉले जो था उसने क्या किया था फ्रेंड्स, इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर में एक माइन्यूट्स लिखा था मैकॉले ने। तो जो मैकॉले था उसकी सिफारिश के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाया था, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट किसके समय में आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस समय में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और भारत के कानून मंत्री थे लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। तो उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था, ठीक है, विलियम बेंटिक से कहा कि भाई इस कानून को पास करवाया जाए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे आगे में, और भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल आप लोगों का लास्ट डे है, ठीक है, होली के 50% ऑफ का। तो जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो है उनका सिलेक्शन हो जाए यहाँ पर में, ठीक है, इसी अटेम्प्ट के अंदर में एक सही डिसीजन आपका जो है फ्रेंड्स जिंदगी बदल सकता है पूरी की पूरी। और उसी कड़ी के अंदर में आपका 50% जो है वो फ्लैट ऑफ, आज सेकंड लास्ट डे है, कल जो है फ्रेंड्स ये खत्म हो जाएगा। तो आज ही आप लोग जो है इसका आनंद उठा सकते हो। टीचिंग परीक्षा ऐप पर चले जाइए, ठीक है, आपको सारे के सारे कोर्सेज जो है वो वहाँ पर में जब आप चेकआउट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आधा दाम हो जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो उसको, ठीक है। इसके अलावा आप लोग 76978844 या 9761110101 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने और किस वर्ष की थी? बताइए, कलकत्ता मदरसा। जल्दी जल्दी से आप सभी लोगों ने आंसर करना है, एकदम फास्ट, ताबड़तोड़ आप लोगों का जो है यहाँ पर में, ठीक है। एप्लीकेशन के ऊपर में जो है क्लासेस होंगी आप लोगों की, ठीक है। टीआरई की एग्जाम जो है आपका, जैसे ही आपका टीआरई की एग्जाम की डेट आती है सबसे पहले टीचिंग परीक्षा चैनल पर आपको पता चलेगा। तो इसके लिए भी आप लोग टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो देखिए कलकत्ता मदरसा जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1781 के अंदर में, वॉरेन हेस्टिंग के समय में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी लोगों का सही आंसर था हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से कि जी सर सही हो गया है क्वेश्चन हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कलकत्ता मदरसा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों स्थापित किया गया था? अब एक चीज आप बताएंगे मुझे, कलकत्ता मदरसे की स्थापना कब और किसने की थी? अभी आप लोगों ने पढ़ा, अभी के अभी रिवाइज कर लो। जिंदगी भर याद रखना है ना, तो यही आपको तरीका अपनाना पड़ेगा कि अभी के अभी याद कर लो ताकि आपको लंबे समय तक याद हो जाए। क्या इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए? नहीं भाई, मदरसा क्यों खोलेंगे अंग्रेजी भाषा के लिए, ठीक है। उसके बाद में प्रमोट द स्टडी ऑफ संस्कृत, संस्कृत के लिए तो संस्कृत कॉलेज खोला गया। वेस्टर्न एजुकेशन के लिए भी नहीं था, ठीक है, हिंदू लॉ के लिए भी नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सिंपल सा है आंसर यहाँ पर में हो जाएगा फ्रेंड्स आपका स्टडी मुस्लिम लॉ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। जो मुस्लिम लॉ था, ठीक है, उसको और रिलेटेड जो सब्जेक्ट थे, स्पेशली अरबी भाषा के जो सब्जेक्ट थे, अरेबिक और जो फारसी भाषा थी, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए जो है ये मदरसा खोला गया था। फारसी जिसको पर्शियन भाषा भी आप लोग कहते हो उसके लिए, ठीक है, अरेबिक और फारसी भाषा को बढ़ावा देने के लिए और मुस्लिम लॉ को पढ़ाने के लिए, ठीक है, कलकत्ता मदरसा खोला गया था। कब और कहां, ये एक एक बच्चा जो है फ्रेंड्स कमेंट में आंसर करेगा, तभी मैं समझूंगा कि आप लोगों को याद हो गई ये चीजें। नहीं पता तो थोड़ा सा पीछे जाइए यूट्यूब वीडियो के अंदर में और वापस से देखिए और फिर कमेंट कीजिए। लेकिन एक एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा, तब जाकर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का वो बैक ऑफ द माइंड में जाएगा। इसीलिए बोलता हूं कमेंट्स के साथ में आंसर करना है। हर बच्चा जो लेक्चर देख रहा है कमेंट में अभी के अभी आंसर करो वीडियो देखते हुए, ठीक है, सभी के सभी लोग, कि कलकत्ता मदरसा कब और कहां खोला गया था, किसने खोला था, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने और किस वर्ष की थी? देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए आप सभी लोग। लास्ट में इन क्वेश्चंस को मैं लास्ट में आप लोगों के लिए फिर से एक बार दे दूंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। और फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि कल 1 बजे आपके बीपीएससी टीआरई के जितने भी आपके जो क्वेश्चन थे उन सभी का आपके लिए एक जो 15 मार्च को पेपर लीक हुआ था उसके सारे के सारे जी के जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिए। तो वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने और किस वर्ष की? तो ये की थी फ्रेंड्स जोनाथन डंकन ने, ठीक है, डंकन ने। तो संस्कृत का डंका बजाने के लिए जोनाथन डंकन ने 1791 के अंदर में, ठीक है, 1791 में वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी, जोनाथन डंकन। सभी लोग लिख देंगे। देखिए चैट रेट आपका 290 का चल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर में, इसको 500 के पार ले जाना है हमने। और जितने भी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलो या इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा, एक ही बात है आपका। शिक्षा का मैग्ना कार्टा भारत के अंदर में किसको कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि भारत के अंदर में शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है 1854 का, जिसके तहत भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार में बहुत ज्यादा मदद मिली। चार्ल्स वुड नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था, उसके अध्यक्ष थे। वुड्स डिस्पैच उनके नाम से जाना जाता है, 1854 में आया था, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में कौन सा वाला कथन सत्य है?
इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। अब देखिए यहां पर मैं आप लोगों की यही प्रैक्टिस हो गई पूरी की पूरी। कितने लोग मानते हैं? बिल्कुल। यहां पर मैं देखिए फ्रेंड 413 का चैट रेट हो गया, मतलब आपका चैट रेट बढ़ गया यहां पर में, बहुत खूब। ठीक है, अब आप लोग जो है एकदम फॉर्म में आ गए हो आप सभी के सभी लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर में फ्रेंड्स कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में कौन सा वाला कथन सत्य है? इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय चार्ल्स वुड इन 1854। सही है। ठीक है, कलकत्ता मदरसा से स्टेब्लिश किया गया। गलत। कलकत्ता मदरसा कब स्टेब्लिश किया था? आप लोग कमेंट करके बताओगे। विलियम बेंटिक ने इसको पास किया था। ठीक है, आप लोगों का जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1800 जो है यहाँ पर देखिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आप लोगों का क्या 1854 में आया था? नहीं। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको पास किया था 1835 में, बिल्कुल सही है। संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी इससे? नहीं। संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी? आप लोग बताइए। मुस्लिम लॉ के बारे में नहीं था ये, इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर में था, तो ये भी गलत है। आपका आंसर जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विलियम बेंटिक ने इसको 1835 में पास करवाया था मैकॉले के सिफारिश पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कब हुआ था? 1835 में। भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, जो कि पहले गवर्नर जनरल थे भारत के। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो भी आंसर आप लोगों का होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, मैकॉले के समय में मैकॉले जो है ये देखिए आप लोग यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये है तुम्हारे चचा का वो लड़का जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था आपसे। ठीक है, थॉमस बैगिंगटन मैकॉले। एट्थ क्लास जो है फ्रेंड्स आप लोगों का एनसीईआरटी, उसके अंदर में ये पॉइंट दिया गया है, डायरेक्टली आपको हूबहू वो बता रहा हूं आपको। उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया इंग्लिश लैंग्वेज को। इनका मानना था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, इससे इंडियन लोगों को जो है वेस्टर्न जो साइंस और टेक्नोलॉजी उससे इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। मतलब अगर हमको साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इंडियन लोगों को, तभी जो है यहाँ पर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंडियन लोगों को सिविलाइज बनाया जा सकता है। उसका मानना था कि इंडियन जो है अनसिविलाइज्ड लोग हैं, हम लोग क्या है असभ्य लोग हैं, हम लोग असभ्य। हाँ, इसकी दाढ़ी में से इसके नाक में से हम लोग बाल तोड़ तोड़ के निकालते थे ना हमारे यहाँ के भारत के लोग जो है। ठीक है, उसके कान में हम लोग जो है कागज डाल के जो है उसको गुदगुदी लगा देते। मतलब क्या असभ्यता की थी बेटा तेरे साथ में हमने। ठीक है, क्या किया हमने? ओके, हम लोग जो है मजाक मस्ती भी करते, अपने लोगों के साथ में करते थे, तुम्हारे साथ में कुछ किया हमने? असभ्य बोलने वाला है। ठीक है, तो अनसिविलाइज कंट्री है और हम लोगों को सिविलाइजेशन में लाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा इसका मानना था। ठीक है, तो मैकॉले के माइन्यूट्स करके उन्होंने जो है फ्रेंड्स एक पेपर पब्लिश करवाया था। ठीक है, जिसमें उसने कहा था कि इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन देना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी के आधार पर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था भारत के अंदर में लॉर्ड मैकॉले के इस रिपोर्ट के आधार पर, माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन। तो माइन्यूट्स ऑन इंडियन एजुकेशन किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? तुम्हारे चचा का लड़का मैकॉले के द्वारा, ये याद रखेंगे। ठीक है, माइन्यूट ऑफ इंडियन एजुकेशन या मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन भी इसको कई बार आप लोग प्रोनाउंसिएट करते हो। ठीक है, तो मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन या माइन्यूट्स ऑन इंडियन एजुकेशन लॉर्ड मैकॉले के द्वारा, ठीक है, 1835 में। और इसके बाद में इसी का आधार मानकर इंडियन इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन्हीं के आधार पर वो एजुकेशन एक्ट पास किया गया। ठीक है, बाद में जो है फ्रेंड्स 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था आप लोगों का। ठीक है, और इसमें बोला गया कि भाई कौन सा वाला एक्ट था जिसमें ये बात की गई कि मोरल कैरेक्टर हम लोगों का इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, इसमें तर्क दिया गया कि भारतीयों के नैतिक चरित्र में सुधार होगा जब हम लोग जो है एजुकेशन देंगे, हायर एजुकेशन इंग्लिश में देंगे तो। ठीक है, मतलब हमारा चरित्र अच्छा नहीं है, मतलब हमारे चरित्र के ऊपर में इसने अभी उंगली उठा दी। कौन है ये? ठीक है, चार्ल्स वुड भैया। तुम इंग्लैंड में बैठे बैठे तुमको कैसे पता चल गया हमारा चरित्र अच्छा नहीं है? मतलब ये क्या बात हो गई तुम्हारी कि हमारा नैतिक चरित्र जो है उसमें सुधार होगा तुम्हारे इस वुड्स डिस्पैच के कारण वजह से? भाई आ जाते हम तुमको दिखाते हमारा चरित्र अच्छा साफ सुथरा ही है यार। ठीक है, हम ऐसी मस्ती मजाक में करते, बाकी चरित्र हमारा साफ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चाचा। चलिए इसमें आइए आप लोग, यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का। ठीक है, चलिए फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर 500+ लाइक्स। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, उन सभी 500+ बच्चों को ये सेशन समर्पित जिन लोगों ने जो है फ्रेंड्स सेशन के बीच में ही प्रोत्साहन दिया है पूरी की पूरी टीम को, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। अशोक पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे आज मोदी जी को अगर कोई बात पहुंचानी है, इसको आप ऐसे समझो, आज रात से जो है वो 100 रुपए के नोट बंद हो गए। आज रात 12 बजे से मित्रों जितने भी 100, 200 रुपए के और 50 रुपए के नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे।
अब मोदी जी को ये बात आके बोलनी है तो वो आप तक कैसे पहुंचाएंगे? ठीक है, आएंगे मस्त पैकी, ठीक है, रात में 8 बजे, और मित्रों ठीक है बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ में। पहले आपको कोपचे में लेके जाएंगे, मतलब थोड़ा सा साइड में अपने तरफ में करेंगे। देश का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सोचेंगे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, लड़कियों का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, किसानों का विकास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो नोट बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप भी सोचोगे यार अब इतना सारा हाँ बोल दिया, अब इसको भी बोलना ही पड़ेगा हाँ, तो हाँ होना चाहिए मोदी, ठीक है करके। तो वो टेलीविजन के माध्यम से आएंगे आपके पास में। लेकिन उस समय अशोका के पास में तो ऐसा टीवी वीवी तो था नहीं अपने मैसेज पहुंचाने के लिए। तो वो क्या करते थे, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, वो इंस्क्रिप्शन के माध्यम से, ऐसे जो अभिलेख होते थे ना उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचते थे, ऐसे लिखवा देते थे पत्थरों पर या पिल्लर बना के। तो अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचने वाला पहला राजा था अशोका, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। पहले जो है आज जैसे आप लोगों की हमारी आम बोलचाल की भाषा हिंदी है, हम लोग हिंदी में बात करते हैं हम लोग यहाँ पर में, ठीक है, ओके। खोपचा क्या होता है? खोपचा मतलब अपने खोपचे में ले लिया, मतलब कि कोने में ले लिया, अपने साइड में ले लिया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। प्राकृत भाषा, देखिए हिंदी भाषा जो है हमारी आज आम बोलचाल की भाषा है हिंदी, वैसे ही एक समय था जब आम लोगों की बोलचाल की भाषा प्राकृत थी, ठीक है। तो प्राकृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन जो लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल की गई थी, जैसे यहाँ पर मैं देखिए ये रोमन स्क्रिप्ट है, ABCD जो है ये रोमन स्क्रिप्ट है, रोमन लिपि है, और ये अ-आ-इ देवनागरी लिपि है। वैसे ही एक ब्राह्मी लिपि होती है आपकी, तो ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया था लिखने के लिए। प्राकृत भाषा थी लेकिन लिखावट की जो शैली थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, ठीक है। तो देखो जिसको बोला, ठीक है, या सुना जाता है वो भाषा होती है, जिसको लिखा या पढ़ा जाता है वो स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। जैसे ये देखो लिखा हुआ है ABCD, ये रोमन स्क्रिप्ट में लिखा है, ठीक है। ये अ-आ-इ-ई जो लिखा हुआ है ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो कोई भी भाषा को कोई भी स्क्रिप्ट में लिख सकते हो आप लोग, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में प्राकृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। चलिए, तो दोनों के दोनों सही है, बोथ A and B आर ट्रू। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C, दोनों के दोनों सही है। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड जो एग्जाम में आया था। तो मैं आपको बता दूं NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, जो एक्चुअल एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स एक बार सेशन को दबाकर जहां जहां शेयर कर सकते हो ना जल्दी से शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना आप लोगों ने। तो अशोक पहला शासक था, ठीक है, जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। राजा अशोक पर ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। अशोका वॉज द मोस्ट फेमस मगध रूलर। मगध का सबसे इंपॉर्टेंट वाला सबसे फेमस शासक था ये, क्या ये बात सही है? और ये आपका NCERT बेस्ड एक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया आप लोगों से, ठीक है। तो इसको याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, आगे में भी पूछा जाएगा आप लोगों से। अशोका जो था उसका इंस्क्रिप्शन जो है पाली भाषा में लिखे गए थे। गलत बात, मैंने आपको बताया ना कि भाषा कौन सी थी, प्राकृत थी। पाली भाषा अलग होती है, प्राकृत भाषा अलग होती है। जैसे हिंदी अलग है, मराठी अलग है, वैसे ही पाली और प्राकृत भी अलग अलग भाषा है। तो पाली नहीं थी, वो प्राकृत भाषा में भाषा थी। स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी थी। जैसे हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अ-आ-इ-ई में लिखा जाता है दोनों भाषाओं को, लेकिन दोनों अलग अलग भाषा है। बिल्कुल वैसे ही फ्रेंड्स पाली हो प्राकृत हो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, लेकिन वो प्राकृत भाषा थी, पाली नहीं थी। तो ये आपका गलत है, ठीक है। दूसरा वाला ये याद रखना आपने, जहां जहां बी है उसको काटो। ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक, बी को काटो, ठीक है। बी करेक्ट है बोला है, काटो, ठीक है। तो आपका बी यहाँ पर में भी करेक्ट है बोला है, काट दो। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में जो है A B जो है इनकरेक्ट है, C करेक्ट है। अब क्यों ये है ये ध्यान से समझना आप लोगों ने। अशोका जो है फ्रेंड्स ये कौन से वंश का था? मगध का शासक, मगध महाजनपद का था या मौर्य वंश का था? तो ये मौर्य वंश का शासक था, ये आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। अशोका कौन से वंश का शासक था? अशोका जो है वो मौर्य वंश का शासक था फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ना कि मगध महाजनपद का। मौर्य, मौर्य कैसे? देखो तुम्हारे दादा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद में आया बिंदुसार, बिंदुसार, बिंदुसार आया, ठीक है। और उसके बाद में आया था यहाँ पर में अशोका। तो अशोका जो है वो चंद्रगुप्त का कौन था, आप बताइए जल्दी से, ठीक है। आप लोग बताएंगे जल्दी से, अशोका जो है चंद्रगुप्त का कौन था? तो मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, तो अशोका भी मौर्य वंश का होगा, ना कि मगध महाजनपद का, ठीक है। मौर्य वंश का था ये, ठीक है। कौन सा था ये? पोता था, याद रखना आप लोगों ने, पोता था, ठीक है। तो पहला गलत है आप लोगों का, क्योंकि मगध नहीं मौर्य वंश का था वो, ओके। अशोका वॉज द ओनली किंग हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर, ठीक है। अशोका एकमात्र शासक था जिसने जो है लड़ाई छोड़ दी थी, इवन जीतने के बाद में भी। लोग क्या करते हैं, ठीक है,
लोग क्या करते हैं, जीतने के बाद में और लड़ाइयाँ करते हैं और जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इसने क्या किया, जीत गया कलिंग का युद्ध, ठीक है, कलिंग का युद्ध था, कलिंग युद्ध जीत गया, उसके बाद में भी छोड़ दिया लड़ाई। क्यों? क्योंकि उसने देखा कलिंग के युद्ध में इतना जो है लोग मारे गए, इतना खतरनाक तरीके से रक्तपात हुआ, तो अशोका ने लड़ाई छोड़ दी। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो एकमात्र राजा दुनिया का जिसने युद्ध जीता और जीतने के बाद में भी जो है वो विजय को त्याग दिया, विनिंग को त्याग दिया, बोले कि मुझे नहीं लड़ना, ठीक है, इतने सारे लोगों की जो है जीवन को लेकर नहीं लड़ना मुझे। ये जो युद्ध था फ्रेंड्स, ये हुआ था 261 बीसी में, ठीक है, 261 बीसी में। कलिंग नाम की जगह आपको कहाँ मिलेंगी फ्रेंड्स? आज का उड़ीसा का जो तट है, उड़ीसा का तट उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का तट जो है ना, वहां पर में आपको मिलेगा कलिंग नाम की जगह, उड़ीसा में आज के। ठीक है जी, जावेद रब्बानी जी, बिल्कुल टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, आप जाओगे ना वहां पर में आपको मिल जाएगी पूरी। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी आंसर हो जाएगा। ए एंड सी आर इनकरेक्ट एंड सी इज करेक्ट। समझ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन? ठीक है, कभी भी मैं घुमा फिरा के दूंगा ये क्वेश्चन। कितने लोग चाहते हैं कि घुमा फिरा के फिर से ये क्वेश्चन अगर मैं दे दूं? मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, टीम प्लीज इस क्वेश्चन को जो है लास्ट में एक बार घुमा फिरा के इनके बच्चों के लिए रख दे, सारे ऑप्शंस को इधर उधर तिगड़म तुगड़म कर दे, ठीक है, और बच्चों को दिया जाए। एक बार देखते हैं कि लास्ट में कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, द रोल ऑफ आर्चेस इन एन आर्क्यूएट आर्किटेक्चर वॉज, धनुषाकार वास्तुकला में मेहराबों की क्या भूमिका होती थी? ये कितना सुंदर सुंदर सा है, ये देखिए आप, मेहराब, ये ऐसा नहीं कि धनुष आकार का, मेहराब जो है ऐसा आर्च बोलते हैं इसको, मेहराब बोला जाता है। ठीक है, तो आर्क्यूएट आर्किटेक्चर मतलब इस तरीके से घुमावदार तरीके से जो भवन वगैरह बनाए जाते हैं, दरवाजे खिड़कियां बनाई जाती है, उसको आर्क्यूएट आर्किटेक्चर कहा जाता है। उसमें मेहराब बनाए जाते हैं। तो मेहराब क्यों बनाए जाते थे? मेहराब बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता था, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी जल्दी से सारे के सारे ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर कीजिए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा आपका? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली जो धनुषाकार आकार में मेहराबों की जो भूमिका होती थी, ठीक है, वो क्यों होती थी आप लोगों की? सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझो आप लोग। ये मान लीजिए कि आपका जो है दरवाज़ा है, ठीक है, ये दरवाज़ा है आपका, ओके, इस पे आप या तो इस तरीके से सीधा वाला स्ट्रक्चर बना सकते थे, बस ये बीम वाला, कि ऐसा कर दो और इसके ऊपर में पूरा का पूरा आपका घर जो है वो टिका हुआ है, इसके ऊपर में पूरा जो मेन वेट है वो इसके ऊपर में है। वही एक होता है आर्कुएट वाला, मतलब कि इस तरीके से मेहराबदार, मेहराबदार मतलब इस तरीके से घुमावदार तरीके से बनाया जाता था उसको, घुमावदार तरीके से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था, मुख्य भूमिका क्या थी यहाँ पर में? ठीक है, मेहराबों की भूमिका क्या थी? तो मेहराबों की जो मेन भूमिका थी वो ये थी कि इसके ऊपर में जितना भी लोड है, ठीक है, इसके ऊपर में ऑब्वियसली बात है बिल्डिंग वगैरह रहेंगी, ठीक है, तो इसके ऊपर में जो भी पूरा स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, उसके वेट को कैरी करना, ठीक है, इसके ऊपर में आता था, मेहराब के ऊपर में लोड आता था वो। तो ये मेहराब क्या करता था, उस लोड को कैरी करता था, ठीक है, मेहराब उस लोड को कैरी करता था। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो मेन उद्देश्य था एज पर एनसीईआरटी, आपको याद रखना है, टू कैरी द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। जो अधिरचना होती थी, मतलब कि इसके ऊपर में जितना भी बिल्डिंग का पूरा ढांचा है उसको कैरी करना, उसका बोझ अपने ऊपर में लेना, ये इसका मेन काम होता था मेहराब का। ठीक है, तो मेहराब का मेन काम ब्यूटीफाई करना नहीं था, मेहराब का जो मेन काम था फ्रेंड्स आप लोगों का, वो था आपका इसका, ठीक है, इसको वेट को कैरी करना, सुपर स्ट्रक्चर मतलब उसके ऊपर में जितना भी वेट है उसको कैरी करना। और ये आपका एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। मैं आपको दिखा दूं फ्रेंड्स कि एनसीईआरटी के अंदर में दिया है द रोल ऑफ आर्चेस, यही लिखा है उसके अंदर में, द रोल ऑफ आर्चेस इन आर्क्यूएट आर्किटेक्चर वाज टू कैरी द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। ये आप देख सकते हो, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी है। ठीक है, धनुषाकार वस्तुकला में मेहराब की भूमिका अधिरचना के भार को वहन करना थी। ठीक है, अधिरचना के भार को वहन करना, ये एनसीईआरटी की लाइन है आपकी। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन के अनुसार आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली सी इज द करेक्ट आंसर यहां पर में। ओके, चलिए
तो इसका इस्तेमाल करके फ्रेंड्स काफी सारे भवन वगैरह बनाए गए। देखिए यहाँ पर मैं इसको देख सकते हो आप लोग, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर में। तो ये मेहराब बनाया गया है और मेहराब का मेन उद्देश्य था ये जो पूरा सुपर स्ट्रक्चर है इसके ऊपर में जो भी है उसके भार को ग्रहण करना। देखिए यहाँ पर में भी जो मेहराब बनाया गया इसके ऊपर में जितनी भी चीजें हैं उस भार को ये उठाए हुए अपने ऊपर में उसको कैरी किया हुआ है। मेन उद्देश्य इसका ये होता था। ठीक है, चलिए वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वाला कथन सही नहीं है? ठीक है, द की स्टोन एट द सेंटर ऑफ द आर्च ट्रांसफर द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर टू द बेस ऑफ द आर्च। अब ये की स्टोन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। की स्टोन, ठीक है, की स्टोन क्या होता है ये अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। की स्टोन ने अधिरचना के भार को मेहराब के आधार पर स्थानांतरित कर दिया। लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। लाइमस्टोन चूना पत्थर का इस्तेमाल तेजी से किया जाने लगा। पीतरादुरा दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों पर क्षैतिज बीम रखने की एक तकनीक थी। पीतरादुरा, देखिए पीतरादुरा क्या होता है ये समझ लीजिए आप लोग फ्रेंड्स। अगर ये आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों के जिंदगी के आधे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। ठीक है, पीतरादुरा क्या चीज है? पीतरादुरा का मतलब होता है इस तरीके से पत्थरों की जड़ाऊ काम को करना। देखिए ये एक टाइल है, ठीक है, उसमें से ये इसको काटा गया है। क्या किया गया? यहां से ऐसा काटा गया। भाई देखो समझने की कोशिश करो, ऐसा पहले काटा गया होगा इसको और उसके जगह पे रंग बिरंगे पत्थरों को उसमें ठोस दिया गया। पहले ऐसा काटा गया काले पत्थर में से और फिर उसी आकार का जो है एग्जैक्टली ये पत्थर काट के उसमें चिपका दिया गया या उसमें इसमें धसा दिया गया। आपने कभी देखा है? ठीक है, आप एक रोटी लो, ठीक है, एक सिंपल के लिए आटा लो, ठीक है, उसमें से जो है ना अपना अपना शेप का काट लो, अपने आकार का शेप का, ठीक है, और उसके जगह पे उसी आकार का कुछ पेपर का काट के उसकी जगह पे रख दो तो वो पीतरादुरा टाइप का बन जाएगा आपका। तो एक प्रकार के पत्थर में से उसको निकाल देना और दूसरे प्रकार के पत्थर को उसमें ठोस देना ताकि वो एक डिजाइन टाइप का बन जाए इस तरीके से। तो ये कोई ऐसा पत्थर तो आपको नेचुरली मिला नहीं होगा ना जिसमें डिजाइन बनी हुई थी। एक पत्थर को काट काट के उसमें दूसरे प्रकार के पत्थर को फिट किया गया। बड़ी बड़ी बारीकी से करना पड़ता है वो काम, उसको पीतरादुरा कहते हैं, पीतरादुरा। तो ये कोई ये नहीं है पीतरादुरा की दो स्तंभ खड़े किए गए, क्षैतिज बीम रखी, वो अलग है। ठीक है, वो अलग टेक्निक है आप लोगों की। ठीक है, उसको आप लोग क्या कहते हो? ठीक है, जिसके अंदर में वो बीम जो है ना रखा जाता है उसको ट्राबिएट मेथड कहते हैं आप लोग उसको। ठीक है, बीम और कॉलम वाला जो होता है ना आप लोगों को उसको ट्राबिएट आर्किटेक्चर कहते हैं, वो अलग है आप लोगों का। ठीक है, पीतरादुरा अलग चीज है। पीतरादुरा क्या होता है आपका? एक पत्थर में, ठीक है, दूसरे पत्थर को जो है लगा देना, ठीक है, जड़ देना ताकि वो डिजाइन बन जाए। पीतरादुरा होता है वो स्टाइल आपका। ठीक है, पीतरादुरा बिल्डिंग को सजाने का एक स्टाइल है आपका, ना कि वो स्तंभ वगैरह उसमें आते हैं। तो यही गलत है, आपसे गलत वाला पूछा है तो गलत वाला ये हो जाएगा। अब ये की स्टोन क्या होता है आपका, समझो इसको। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ना एक आप इसको ऐसा समझिए, ठीक है, ऐसा इसको इस तरीके से समझिए आप सभी लोग। ठीक है, ये अलग अलग छोटे छोटे पत्थरों से ऐसा इसको फंसा फंसा के बना होगा वो, है ना। ये आर्च जो बनता है ऐसा तो होगा नहीं कोई ऐसा पूरा एक साथ बन गया। जो मेन वाला जो पत्थर होता है बीच का, ठीक है, जो सबसे मेन बीच का जो पत्थर होता है आपका, ठीक है, इसको की स्टोन पत्थर बोला जाता है। मेन भार इस पर आता है सबसे पहले, की स्टोन पत्थर के ऊपर में। फिर ये क्या करता है, इस भार को इधर ट्रांसफर करता है, इस भार को इधर ट्रांसफर करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अभी आपका सर का भार कहाँ जा रहा है? आपके ये रीढ़ की हड्डी के थ्रू होते हुए आपके पैरों पे जा रहा है, फिर पैरों से जमीन पे पड़ रहा है ना। बिल्कुल वैसे ही जो इसके ऊपर में जितना भी स्ट्रक्चर होगा उसका भार किस पे पड़ेगा? की स्टोन पत्थर पे पड़ेगा। फिर की स्टोन पत्थर से बाकी के जो पत्थर है मेहराब के, आर्च के, उन पर पड़ेगा और फिर इससे होते हुए ये जमीन के ऊपर में पड़ेगा। ये भार कैसे ट्रांसफर हो रहा है, वेट कैसे ट्रांसफर हो रहा है वो देखिए आप लोग। तो की स्टोन जो पत्थर होता है ना वो क्या करता है, कहा गया भाई की स्टोन पत्थर आप लोगों का वेट को ट्रांसफर करने के काम आता है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ये आर्च वाली जो डिजाइन बनाई गई थी इसमें आपका चूने पत्थर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, क्योंकि चूना पत्थर जो है वो बहुत जल्दी से जम जाता है, आसानी से और तेजी से जो है वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है जल्दी। अब आप बताओ आपको घर बनाना है तो आप कौन सा वाला सीमेंट इस्तेमाल करोगे, जो 1 महीने बाद जाके सूखे या 2-3 दिन बाद जाके सूख जाए? ऑब्वियस ही बात है आप चाहोगे कि ऐसा वाला हो जो कि ठीक है जल्दी से सूख जाए। पीतरादुरा क्या होता है? पीतरादुरा जो है फ्रेंड्स एक आर्किटेक्चरल टेक्निक है आपकी, जिसके अंदर में कलरफुल पत्थरों को, ठीक है, दूसरे वाले जो पत्थर है उसके अंदर में जड़ दिया जाता है, उकेर कर गढ़ दिया जाता है उसके अंदर में। ठीक है, इसमें कई प्रकार के सुंदर सुंदर से अलग अलग कलर के पत्थरों को जड़ दिया जाता है। बहुत सुंदर सी डिजाइन दिखती है। लाल किले में, ताजमहल में आपको पीतरादुरा स्टाइल के अंदर में वो आपको दिखेंगे। इसको परचिनकारी कहा जाता है। ठीक है, अकबरनामा के अनुसार सूबेदार क्या काम करते थे? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार क्या काम किया करते थे?
अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर मैं आप लोगों के जो है रिस्पॉन्स है उससे समझ में आ जाएगा कि आप लोग जो है क्या इस तरीके के जो है क्वेश्चंस को करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग यहाँ पर मैं कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, ओके, चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अकबर सूबेदार क्या काम करता था? सूबेदार, ओके, पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन के लिए जो है फ्रेंड्स आप लोगों का एक व्यक्ति होता था जिसको दीवान कहा जाता था। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं एनसीईआरटी में जो जो दिया हुआ है उसको पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सूबेदार का काम क्या होता था? देखिए, ये मान लो अकबर का शासन है पूरा का पूरा, ये इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया गया था, छोटे छोटे राज्यों में। हर एक पार्ट को कहते थे एक सूबा। ठीक है, ये एक सूबा है, ये एक दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से अलग अलग सूबा था। राज्य, सूबा मतलब आज के राज्य जो होते हैं ना, वैसे समझ लीजिए आप, राज्य। ठीक है, छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया। हर सूबे का एक सूबेदार होता था, हर सूबे का एक सूबेदार होता था। तो साम्राज्य था उसको छोटे छोटे प्रांतों में, राज्यों में बांटा गया था। हर प्रांत को सूबा कहते थे और सूबे का होता था सूबेदार, जो राजनीतिक, उस राज्य की जो राजनीतिक जिम्मेदारियां है, जो पॉलिटिकल जिम्मेदारी है उस राज्य की, और जो सैनिक जिम्मेदारी है, दोनों को संभालता था। ठीक है, तो राजनीतिक और सैनिक जिम्मेदारी संभालता था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था, वित्तीय अधिकारी, फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसको दीवान कहते थे, दीवान साहब। ठीक है, तो दीवान कहते थे, ये याद रखना आप लोगों ने, दीवान साहब, दीवान। तो वित्तीय अधिकारी को दीवान कहते थे। और सूबेदार का काम क्या होता था? जल्दी से आप दोनों के दोनों पॉइंट्स लिख दीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ आगे के पॉइंट्स। ठीक है, पहले आप लोग ये लिखे, सूबेदार का काम होता था राजनीतिक और सैनिक जिम्मेदारी संभालना उस सूबे की। हर कोई बच्चा लिख देगा जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर में। ठीक है, बीपीएससी वाला कोर्स चीज है। पुष्पलता जी, बिल्कुल आप नीचे में जो नंबर चल रहा है ना उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, टीम आपकी बिल्कुल मदद कर देंगी उसमें। वर्ल्ड पॉलिटी पढ़ा दीजिए। चलिए, वर्ल्ड पॉलिटी पढ़ना है आपने, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहे हो? वर्ल्ड पॉलिटी के अंदर में तो बस बेसिकली आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो आपके हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल मैं आप लोगों को जो है बीपीएससी के जितने भी बच्चे बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग कर सकते हैं, या अदरवाइज भी आप लोग देख सकते हो बाकी के लोग भी, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं जॉब वाले एग्जाम में, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो अकबर जो है फ्रेंड्स, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में सूबा होता था, सूबेदार कहते थे। सूबेदार पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन करता था, और जो फाइनेंशियल ऑफिसर होता था वो दीवान कहलाता था। और भी लोग होते थे, मिलिट्री पे मास्टर, जो सैनिक वेतन अधिकारी होता था, सैनिकों को वेतन बांटने वाला, बख्शी कहते थे उसको। धार्मिक काम करने वाले मंत्री को सदर कहा जाता था। सेना नायक को फौजदार, और नगर के पुलिस अधिकारी को कोतवाल। मतलब पुलिस अधिकारी को, जो भी आपके शहर का पुलिस अधिकारी है उसको कोतवाल कहते थे। तो जब सैयब है कोतवाल तो डर काहे का, तो कोतवाल। ठीक है, तो पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन वो करता था, ये याद रखना सूबेदार। पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल नहीं। फाइनेंशियल ऑफिसर को क्या बोलते थे आप लोग जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है, रिलीजियस फंक्शन करने वाले को, रिलीजियस अधिकारी, केवल धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? ठीक है, देखिए अजय कुमार जी, जैसे ही टीआरई की डेट आएंगी सबसे पहले आपको टीचिंग परीक्षा पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, पूरा जो है इवन बीपीएससी के ऑफिस में भी अधिकारियों से और सारे लोगों से जो है फ्रेंड्स बात करके आए, जैसे ही आपका कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले आपको पता चलेंगे। आपको अभी भी डिसाइड होने का बचा है उनका, वो लोग जो है वो पूरा जिलावार कब खाली है, कब कहीं पे इलेक्शन का कुछ डेट तो नहीं है, वो सारी चीज़ें और कहाँ कहाँ सेंटर दिया जा सकता है, उनकी अभी जांच चल रही है उनकी। जैसे ही आएगा वैसे आपको टीचिंग परीक्षा पर पता चल जाएगा। तो रिलीजियस फंक्शन जो है उसको कहते थे फ्रेंड्स आपका सदर। ठीक है, सदर। फाइनेंशियल फंक्शन जो है उसको कहते थे आप लोगों का दीवान, दीवान साहब फाइनेंशियल वाला। ठीक है, चलिए, तो ये आपको बताया मैंने। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अकबरनामा जो है ये एक बुक है आपकी, जिसके अंदर में ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है, अबुल फजल इब्न मुबारक, जिनको आप अबुल फजल भी बोलते हो शॉर्ट में, ठीक है, उन्होंने अकबरनामा नाम की पुस्तक लिखी है। अबुल फजल ने अकबरनामा, अकबर के शासनकाल के बारे में जानकारी आपको मिलती है, उसी में ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। वैसे मैं अकबरनामा के बारे में आप लोगों को और भी जो है फ्रेंड जानकारी दे सकता हूँ। ठीक है, अकबरनामा जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। पहली जो बुक है उसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में जानकारी है, पहले वाले पार्ट में अकबर के पूर्वजों के बारे में। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में अकबर के समय की घटनाओं के बारे में, जो भी अकबर के समय में कोई घटना घटी होंगी, कोई बाढ़ आई, भूकंप आया, तूफान आया, कुछ भी हुआ होगा उसके बारे में जानकारी है। और तीसरे भाग में अकबर के शासन के बारे में, कि भाई उसमें रेवेन्यू कितना इकट्ठा होता था, स्टैटिस्टिकल डेटा की कितने फसल कितनी उगती थी, कौन सी उगती थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, ठीक है, ज्योग्राफी कैसी थी एम्पायर की, पूरे साम्राज्य की, उसके बारे में जानकारी दी गई है अकबर के प्रशासन के बारे में। ये जो तीसरा वाला पार्ट है ना उसका स्पेशल नाम भी है, इसका स्पेशल नाम है आइन।
ए अकबरी, ठीक है, आइन ए अकबरी स्पेशल नाम है उसका, ठीक है, आइन ए अकबरी या आई भी लगाते कई बार, तो आप उसमें टेंशन नहीं लेना, आपने ई लगा सकते हैं, कई बार आई भी लग के आएगा, आइन ए अकबरी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग करोगे, ठीक है, नगर पुलिस है ये, नगर पुलिस। चलिए जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग, जल्दी जल्दी से इसका, और हर एक बच्चा जल्दी से आंसर करेगा फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में आंसर करने के साथ साथ में चैनल सेशन को जो है लाइक भी करते चलिए आप सभी लोग, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को करवाता रहूँ तो, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से बता देंगे आप लोग यहाँ पर। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आईने अकबरी जो पूछ रहे थे, आईने अकबरी में क्या दिया है, तो आईने अकबरी 3rd नंबर का पार्ट है। पहली बात तो कौन सा वाला पार्ट है आपका, अकबरनामा का 3रे नंबर का भाग है, उसमें अकबर के समय काल के जो रिकॉर्ड्स है, जो उसका ट्रेडिशन कल्चर अकबर के समय काल का, इसके अलावा अकबर के प्रशासन के बारे में जानकारी, अकबर के समय का सांख्यिकी डेटा, मतलब कि फसल कितनी हुई थी, कितनी सैलरी दी जाती थी, कितना रेवेन्यू होता था सरकार का, ये सारी जानकारी दी गई है आपकी, ठीक है, ओके। तो अकबर के समय के बारे में जो जानकारी है, मतलब उसके शासन के बारे में, परंपरा संस्कृति, उसका डेटा, वो आईने अकबरी में दिया है 3rd नंबर के पार्ट में। तो मिलिट्री पे मास्टर को क्या कहते थे आप लोग, बख्शी कहा जाता था, ठीक है, तो सैनिक वेतन अधिकारी को बख्शी कहते थे। एक ही जोड़ी 3 के साथ लगेंगी, लगाते जाइए आप सभी लोग फ्रेंड्स एक एक करके जोड़ी। धार्मिक प्रशासन के मंत्री या धार्मिक कार्य का जो मंत्री होता था अधिकारी, उसको जो है आप लोग सदर कहते थे, सदर, ठीक है, तो बी की जोड़ी लगेंगी आप लोगों की 4 के साथ में, ठीक है। सेना नायक को कहते थे आप जो है फौजदार, और पुलिस अधिकारी को कहते थे कोतवाल, मैंने आपको बताया ना आपको, पुलिस कमांडर कोतवाल, ठीक है। तो डी की जोड़ी लगेंगी 1 के साथ में, डी की जोड़ी 1 के साथ में तो वैसे सभी जगह पे लगी, आप देख लीजिए, ठीक है, तो इससे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। सेना नायक से कर सकते थे, फौजदार से एक ऑप्शन को। सी की जोड़ी लगेंगी 2 के साथ, तो सी की जोड़ी 2 के साथ में यहाँ नहीं लगी है, यहाँ नहीं लगी है, तो ए और 3, 1 और 3 आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ए की जोड़ी 3 के साथ लगेंगी, उससे आप एलिमिनेट कर सकते थे, केवल दूसरे ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। कितने लोगों का सही था जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों ने आंसर लगा दिया, चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आप लोग जो है फ्रेंड्स आंसर लगाते रहेंगे जितने भी लोग हैं, ताकि आप लोगों को सारी की सारी जितनी भी चीज़ें जो पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है, वो आपको यहाँ पर में पता चल जाए अच्छे से, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल, ठीक है, 15 मार्च का जो पेपर है आपका जो लीक हुआ था, ठीक है, उसकी संपूर्ण व्याख्या के साथ में आपका 27 मार्च को .1 बजे आपका सेशन होने वाला है, तो उसके लिए सभी लोग तैयार रहेंगे कल आप लोगों के, ठीक है, इस सेशन के लिए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेशन है, जिसमें 15 मार्च का जो लीक वाला पेपर है, ठीक है, उसको पूरा मैं डिस्कस करने वाला हूँ A to Z आप लोगों के लिए। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, आईने अकबरी के बारे में कथन को पढ़ना है, आपने बताना है। ये 2nd वॉल्यूम है अकबरनामा का, बताइए। उसके बाद में जो है इसमें अकबर के समय काल की परंपरा और संस्कृति को भी दर्ज किया गया है, और अकबर के समय के सांख्यिकी डेटा भी इसमें प्राप्त होता है आपका। अरे पुष्पलता जी, एग्जाम डेट आई, इसके लिए ट्विटर कैंपेन ना हो, इसके लिए जो है ना अभी एग्जाम आने तक आपकी पढ़ाई हो, मेन चीज़ ये समझिए आप, ठीक है, मेन चीज़ ये है कि अभी पढ़ाई हो आपकी। आप ट्विटर कैंपेन करते रहोगे, वहाँ पर में एग्जाम डेट आ जाएंगी। जो मेन चीज़ थी उसके लिए तो कर लिया ना अपन ने पूरा करके, कि भाई जो हुआ था पेपर लीक हुआ था, उसको अपन ने, जो गलत चीज़ हुई थी उसके लिए करवाया सारी चीज़ें। तो 2nd वॉल्यूम नहीं है ये आपका क्या है, 3rd नंबर का वॉल्यूम है, 3rd नंबर का, 3rd है। तो फर्स्ट वाला गलत है, तो जहाँ जहाँ ए दिया है उसको काटो काटो, ठीक है, तो ए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ए दिया है इसके अंदर में, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स इसमें अकबर के समय काल की घटनाएं दी गई है। अकबर के समय काल की घटनाएं 2nd वाले वॉल्यूम में दी गई है, 2nd वाले में, 3rd वाले में नहीं दी गई है। तो ये भी काटो, बी भी है काटो, जहाँ जहाँ बी है काट दो, ये बी है काट दो इसमें, ठीक है। ए और बी आंसर नहीं हो सकता। इसमें जो है अकबर के समय काल का आपका उसके ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में दिया है, और स्टैटिस्टिकल डेटा जो अलग अलग चीज़ें हैं अकबर के समय काल की, वो उसके अंदर में आपको मिलती है। तो बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि इसमें अकबर के समय काल में जो कल्चर कैसा था, ट्रेडिशन कैसा था, वहाँ की परंपरा कैसी थी, और अकबर के समय काल के अंदर में लोगों को कितना पैसा मिलता था, धान कितना उगता था, अकबर के शासन में पैसा टैक्स के रूप में कितना कलेक्ट होता था,
इसका डेटा पूरा जो सांख्यिकी होती थी, नंबर होते थे, वो सारा इसका डेटा आपका अकबरनामा के तीसरे खंड में आईने अकबरी में दिया है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, तो आईने अकबरी तीसरा वाला भाग है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तीसरा भाग है। ठीक है, तो ये एक आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग जो है प्लीज याद रखिए आप सभी लोग। जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे और वो भी बिना ऑप्शन के। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी से लिखिए आप सभी लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल सोनिया अफरोज जी, बस ये एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। और इसके अलावा मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताओगे। ठीक है, पहले तो ये बताइए कि ए बी सी इनमें से कौन सा वाला सही है। सही उत्तर बताना है आपने। ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, या सारे के सारे सही है, या सारे गलत है, आप लोग बताओगे। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे बताओगे फ्रेंड्स कि कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता, ठीक है, मदरसा ये आपका कब स्टार्ट हुआ था। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है 8वीं कक्षा के अंदर में, कब, ठीक है, और किसने स्टार्ट किया था कलकत्ता मदरसा, आप लोग बताओगे। ठीक है, जोनाथन डंकन इनका संबंध किस चीज से है। डंकन इनका संबंध किस चीज से, ये भी बताइए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पूछ सकते हैं आप लोगों से, याद रखना है आपने। बीपीएससी में भी आ सकता है, सीटेट में आ सकता है, आपका कहीं पे भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए ओके, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में बताओगे। और कल शार्प आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स 1 बजे आ जाना है। ठीक है, और जो सीटेट वाले बच्चे हैं फ्रेंड्स, कल से मैं आप लोगों के लिए पेडागोजी के भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो उसके लिए भी आप लोग सभी लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, तो जितनी भी जानकारी है, जो जो आप लोगों को याद आ रहा है, सारी की सारी चीजें कमेंट के अंदर में लिख दीजिए, ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट वाले जो चीजें हैं वो याद रह सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली जो चीजें वो याद रह सके। इसके अलावा एक चीज आपको बताना चाहता हूं मैं। ठीक है, आप लोगों के इसके लिए आपका, ठीक है, जो आपके एग्जाम के अंदर में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो फ्रेंड्स, तो आपका 50% ऑफ जो है, ठीक है, उसका कल लास्ट डे है। तो जितना जल्दी हो सके फ्रेंड्स आप सभी लोग इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो। टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाइए, वहां पर में सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम भी आपकी मदद कर देंगी यहाँ पर में। ठीक है, अंदर में जाकर आप डिस्काउंट, वो कूपन वहीं पे आ जाता है ऑप्शन आपका अप्लाई कूपन का, वहां पर मैं लगा दूंगा, ऑटोमेटिक लग जाएगा, वो आपका प्राइस जो है 50% कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो भी है, वित्तीय अधिकारी को क्या कहते थे, माही ने आंसर लिखा हुआ है कमेंट के अंदर में। चलो आप लोग भी लिख दीजिए, वित्तीय अधिकारी को क्या कहा जाता था, आप लोग लिख देंगे। उन्होंने आंसर लिख दिया, आप भी लिख देंगे। ठीक है, और जो सूबा होता था, सूबेदार, वो क्या क्या काम करता था, वो भी लिख देंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ पर मैं कमेंट के अंदर में आंसर कर रहे हो। एक बार चैट में आंसर करो, कमेंट में भी आंसर कर देना सभी लोगों ने। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कौन कौन से और टॉपिक्स आप लोग पढ़ना चाहते हो वो भी आप लोग कमेंट के अंदर में लिख दोगे फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आप लोगों को जरूर करवा दूंगा। ठीक है, जैसे आर्ट कॉर्नर जी लिख रहे हैं, वैसे आप प्लीज कमेंट में लिख देना। ठीक है, मैं करवा दूंगा जी, बिल्कुल, वो कल वाले लेक्चर में तो कराऊंगा ही, बट आप आज भी कमेंट में लिख देना उसमें। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, थैंक यू।